मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था। जी हाँ, लेकिन मैं कोट लखपत जेल पाकिस्तान लाहौर की सजाए मौत की कोठरी में कैद हूँ। 24/5/71 की सुबह एक नंबरदार ने आकर मुझसे कहा कि निकलो, तुम्हें ड्योढ़ी में बुलाया गया है। एक फौजी अफसर तुम्हारा फैसला सुनाने आया है। मैं उसके साथ जेल की ड्योढ़ी में पहुंचता हूँ। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा है। वह मुझे मेजर अशफाक के सामने लाकर खड़ा कर देता है, जो मेरे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में सरकारी वकील था। उसने फैसला सुनाया, मिस्टर मोहनलाल भास्कर उर्फ मोहम्मद असलम, फौजी अदालत तुम्हें पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने के इल्जाम में 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। यह सुनते ही मैं खुशी से पागल हो गया, क्योंकि सजाए मौत से बच गया। जो समरी कोर्ट मार्शल में मेरे लिए रिकमेंड की गई थी, मैं दौड़ता हुआ बैरक में आया। यारों ने समझा कि मैं बरी हो गया हूं। बोले क्या हुआ? मैंने कहा राम बनवास। यह कहकर मैं अपनी कोठरी में आ गया और सोचने लगा कि उस लंबे सफर के बारे में जिसे मैं तय कर चुका था और उसके बारे में जिसे मुझे अभी तय करना था। उस एकांत कोठरी में अतीत की परछाइयां धीरे धीरे मन पर उतरने लगती हैं और शुरू होती है दास्तां। मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, इस जिज्ञासा को शांत करने को मन न जाने कब से व्याकुल था और मैं कोई साधन ढूंढ रहा था। और फिर सितंबर 65 की जंग ने मेरी इस जिज्ञासा को और भड़का दिया। 14 नवंबर 65 के धर्म युग में मेरा एक लेख छपा, फिरोजपुर का आंखों देखा मोर्चा। फिर उसके बाद जब भगत सिंह की समाधि पर 23 मार्च का मेला लगा था, तो वहां मंच पर मैंने एक पंक्तियां पढ़ी थी भगत सिंह को याद करते हुए। तेरे लहू से सींचा, तेरे लहू से सींचा है अनाज हमने खाया, यह जज्बाए शहादत है उसी से हम में आया। ये बात याद रहे कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को लाहौर जेल में फांसी देने के बाद जब सतलुज के किनारे उनकी लाश के टुकड़े किए जा रहे थे, पीछे पीछे लोग पहुंच गए थे और मजबूरन अंग्रेजों को लाश जलानी पड़ी थी। इन पंक्तियों पर लोगों ने बहुत वाहवाह की और जब मैं मंच से उतरा तो एक अधिकारी सा लगने वाला शख्स मेरे पास आया और बोला, भास्कर साहब, देश के लिए कविताएं पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन मरना बहुत कठिन। क्या वाकई आप में भगत सिंह वाला जवान शहादत भाव है? यह सुनते ही मैं जलाल में आ गया और बोला, साहब, जब कभी सीमा पर गोली चले ना तो मुझे बुला लेना, मैं 4 कदम आपसे आगे चलूंगा और पीछे भागने लगूंगा तो गोली मार देना। या देश के लिए कहीं भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो यह जिस्मो जां हाजिर है। वह साहब कौन थे, मुझे किसने इस राह पर प्रेरित किया और मैंने क्या क्या किया, इसका जिक्र करना देश के हित में नहीं है। जासूस का जीवन इतना एकाकी तथा आत्म केंद्रित होता है कि वह अपने भेदों को दुनिया में अपने प्रियजनों को भी झांकने नहीं देता। मैं सुन्नत करवाकर मुसलमान बन चुका था। यह बात मेरे माता पिता तो दूर, पत्नी तक को पता ना थी। न वे यह जानने में इंटरेस्ट रखते थे कि मैं क्या करता हूं, कहां जाता हूं। सीमा की ओर कभी आप नजर उठाकर देखें तो साए साए करता अंधेरा ही नजर आएगा। पता नहीं मौत कहां किस रूप में छिपी बैठी हो। सांप या बिच्छू काट भी ले तो चीख नहीं सकते, वरना दुश्मन गोली मार देगा। कहीं जंगली सूअर दंदनाता रहे तो कहीं गीदड़ हुआक रहे। पीछा करते हैं गोश्त पर पले हुए खूंखार कुत्ते और इनसे 2-4 होता है जासूस। बेसरो सामान 10 करोड़ दुश्मनों की 20 करोड़ आंखों में खुद को बचाए हुए अपनी आंखों पर धूप का चश्मा चढ़ाए हुए।
ताकि कोई उसकी आंखों में उसकी भावनाओं को ना भांप ले, ना पढ़ ले उसकी आंखों को कि इसमें क्या है। अजनबी लोगों में, अजनबी शहरों में विचरता है, 100 तरह के स्वांग भरता है, चेहरे पर एक और नकाब रखता है। यही होता है जासूस। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उन दिनों दंदनाती अयूब शाही लड़खड़ा रही थी। भारत से 10,000 साल तक लड़ने की बात यूएनओ में कहकर भुट्टो साहब लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए थे और तलवार बनकर अयूब साहब के सिर पर लटक रहे थे। अयूब साहब ने उन्हें पागल करार देकर दिमागी इलाज के लिए चीन भिजवाया और यह मियाँ वहां से एक ऐसा आफत का परकाला बनकर आए कि अयूब का दिलो दिमाग हिलाकर रख दिया। 1967 में जब यह कराची के बंदरगाह पर उतरे तो कोई डर के मारे इनके स्वागत को वहां नहीं पहुंचा, लेकिन लोग शायद इनकी आवाज के इंतजार में थे और ज्यों ही इन्होंने पुकारा, मजदूर, किसान, डॉक्टर, वकील, कॉलेज के युवक युवतियां सिर पर कफन बांधे निकल पड़े। जेलें भर गई, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। तमाम बड़े शहरों लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, लाहौलपुर, पेशावर, रावलपिंडी में कर्फ्यू लगा दिया गया। और यही वे दिन थे जब मैंने पाकिस्तान जाना शुरू किया। शाम के 4 बजे थे। मैं आरा बाजार लाहौर छावनी में था। 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। दुकानदारी के लिए कि अचानक पता नहीं कहां से सैकड़ों की तादाद में लोग जमकर अयूब शाही मुर्दाबाद, मिस्टर भुट्टो जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और गश्त करते सिपाहियों पर पत्थर बरसाने लगे। तभी उनको चारों तरफ से गोलियां बरसाती फौजी जीपों ने आ घेरा। मैं दूर गहरे गड्ढे में से ये सब देख रहा था कि किस तरह लोग मरने वालों की लाशों तले अपने आप को छिपा रहे थे और किस तरह लोग गिरते पड़ते भागते निकले जा रहे थे, पर शायद ही कोई ऐसा हो जो घायल ना हुआ हो। फौजियों ने भी अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जरा सा भी कोई हिलता देखा उसे गोली मार दी और फिर यह इम्तियाज किए बगैर कि कौन जिंदा है कौन मुर्दा, उन्हें उठाकर भी 3 टनर फौजी गाड़ियों में फेंका गया। 20 फौजी गाड़ियां लाशों से भरी थी जो गंडा सिंह वाला सतलुज की ओर चलती। फिर सुनने में यह भी आया कि लाशों के साथ भारी पत्थर बांधकर उन्हें सतलुज में डुबो दिया गया और वे मछलियों का चारा बन गई। मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा। आलमे इस्लाम खामोश रहा और मैं सोच रहा था कि अगर गलती से कोई मुसलमान भारतीय सेना या पुलिस के हाथों मर जाए तो पाकिस्तानी भाई आलमे इस्लाम के नाम पर ऐलान फरमाते हैं, इस्लाम खतरे में है का नारा लगाते हैं और फिर भारतीय मुसलमान भाई जज्बात में बहक जाते हैं, थानों को आग लगा देते हैं, दुकानें जलाते हैं और उस लोकतंत्र का दुरुपयोग करते हैं जिसे पाने के लिए उनके भाई पाकिस्तान में तरस रहे हैं और उनके सिर पर कहर बरसाया जा रहा है। अगर भूगोल वेता सही है तो भविष्य में उन पाकिस्तानी भाइयों की हड्डियां बहती हुई मछलियों मैदानों में जा बिछेंगी और तहदार चट्टानों के रूप में उभरेंगी और समय पाकर तेल बन जाएंगी जिससे लोकतंत्र की ज्वाला फूटेगी। लेकिन अभी कुर्बानी का रास्ता बहुत लंबा है। पता नहीं अभी तक कितनी पीढ़ियों को इनकी कीमतें चुकानी होंगी। हम भारतीय बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें नेहरू और पटेल जैसे नेता मिले, जिन्होंने भारत की पुण्य पावन धरती पर लोकतंत्र का बीज बोया और उन्हें एक चिरंजीवी वृक्ष की तरह पनपाकर आंखें मूंद गए। यही कुछ सोचता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, कदमों से छिपता छिपाता शेख वहीद की कोठरी के कोठी खाने गुलबर्ग की ओर चल दिया जहां मुझे रात बितानी थी। यह वही जगह है जहां शोक जवानियां आंख बिछाए राह देखती हैं आने वालों की और जिनके बारे में भारत में अपने साथियों से सुन चुका था। इस प्रकार के स्थान जासूसों के लिए सबसे सुरक्षित होते हैं और पाकिस्तान तो इनसे अटा पड़ा है। केवल लाहौर में ही तिब्बी बाजार, रंग महल, शाही मोहल्ला और गुलबर्ग जैसे ऊंची सोसाइटी के कोठी खाने हैं जहां जनरल रानी याह्या खां की माशूका जैसी हसीनाएं अपने अड्डे चलाती हैं, हुकूमतें बनाती हैं और हुकूमतें गिराती हैं।
शेख वाहिद के यहाँ एक रात किस तरह से बताई, ये अगले वीडियो में। शुक्रिया।